वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर के बारे में इन माय प्रीवियस वीडियो कि हमने क्यों इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम था इक्विटी और स्टैग्नेशन को लेके। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर वाज फेसिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड मैंने आपको बताया था फॉर दैट यू हैव टू गो एंड सी द प्रीवियस वीडियो। इन दैट इट हैज़ बीन एक्सप्लेन क्लियरली। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसी का कंटिन्यूएशन एक तरह से कि क्या दो तरह के लैंड रिफॉर्म इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्विटी एंड ब्रेक इंडिया फ्रॉम द स्टैग्नेशन। सबसे पहला जो है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में ज़मींदार जो थे उनको हम इंटरमीडिएटरीज कहते हैं और ये जो थे एक्चुअल कल्टीवेटर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच के लोग थे, जो कि इनका रोल था कि लैंड को कल्टीवेट करवाना और फार्मर से टैक्सेस कलेक्ट करना एंड हैंड ओवर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखो, जस्ट ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू एबोलिश इंटरमीडिएटरीज जमींदारी सिस्टम एंड बाय डूइंग सो मेकिंग द टिलर द ओनर ऑफ द लैंड। यानी कि अगर हम ज़मींदारी सिस्टम इंडिया में ख़त्म कर देते हैं या ज़मींदार जो ज़मीनों के मालिक थे उनसे वो मालिकाना हक छीन लेते हैं, तो हम जो एक्चुअल लोग टिलर थे या जो लोग खेतों को कल्टीवेट करते थे ज़मींदारी सिस्टम के समय, उनको हम मालिक बना देंगे। जैसे मान लो कि कोई ज़मीन में किसान काम करता है, वो ज़मीन ज़मींदारों का है, लेकिन जब ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो दोज हु आर टिलिंग द लैंड दे विल बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। वो अब उस ज़मीन के मालिक बन जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे ऐसे किसान जो ज़मींदारों के खेतों में काम करते थे, उनको मालिक बनाने का, उनको उन ज़मीनों के मालिक बनाने का ये स्टेप था जिसमें कि हमने ज़मींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। देखो, पर्पस इसमें ये है कि इफ़ द टिलर्स आर मेड ओनर ऑफ द लैंड देन दे वुड टेक स्टेप टू इन्वेस्ट मनी इन द लैंड। पहला क्या है कि हमें पता था ना कि ब्रिटिश के समय या एज सून एज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हमने देखा था कि ज़मींदार जो थे दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग मनी इन द लैंड। ज़मीनों में पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, ना ही गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो फिर हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड? समबडी हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे हमने सोचा कि अगर ज़मींदार से ज़मीन छीन के जो लोग उस ज़मीन में खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको अगर उनका मालिक बना देते हैं तो उन लोग एटलीस्ट दे विल फील दैट दिस लैंड बिलोंग टू देम, ये ज़मीन उनका है, और उस ज़मीन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे जिससे कि इंडिया में प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बढ़ेगा एग्रीकल्चर का। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट तो एक तो सबसे पहला है कि सम 20 lakhs tenants became the owner of the land. Earlier they were under the control of ज़मींदार and cultivated their land, but now they became a free peasants. तो जब हम ज़मींदारी सिस्टम एबोलिश कर दिए, ये जो पहला हमारा लैंड रिफॉर्म है एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, तो करीब करीब 20 lakhs टेनेंट्स थे जो कि पहले किसी और ज़मींदारों के ज़मीन में काम करते थे, अब उस ज़मीन के मालिक बन गए। ये बहुत अच्छी बात थी और हमें ये लगने लगा कि अगर ज़मीन के मालिक पीजेंट्स बन जाते हैं, टेनेंट्स बन जाते हैं, फार्मर्स बन जाते हैं, तो उस समय उन लोग उस ज़मीन में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वो उनका ज़मीन हो जाएगा और इससे उस ज़मीन का प्रोडक्टिव बढ़ेगा तो पूरा कंट्री का प्रोडक्टिव बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेकेंड इम्पैक्ट क्या था कि दे ऑल्सो टुक इनिशिएटिव टू इम्प्रूव देयर लैंड एंड दस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। वही मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया था आपको, अभी मैंने जो बताया था कि जब उनका ज़मीन हो जाएगा तो उस ज़मीन में वो लोग उस ज़मीन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द कंट्री विल इंक्रीज। लेकिन इस एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम के कुछ लिमिटेशन भी थे या कुछ डिसएडवांटेज भी था या कुछ कमी भी था। क्या क्या कमी था? एक तो पहला था कि द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुली अचीव। आपको पता था ना, हमने बताया था कि हमारा एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम था वो था इक्विटी और स्टैग्नेशन का। तो हमने सोचा कि ज़मींदारों से ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म करके और ज़मीन लेके हम अगर किसानों में दे देते हैं तो इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन द हैंड ऑफ ज़मींदार विल नॉट बी देयर एंड दैट लैंड विल बी गिवन टू पीजेंट्स हु आर एक्चुअली कल्टिवेटिंग द लैंड। तो इस तरह से हम एक लैंड होल्डिंग में
इक्वलिटी लाने की कोशिश करेंगे, इक्विटी लाने की कोशिश करेंगे कि सबके पास ज़मीन होगा, ना कि सिर्फ ज़मींदारों के पास होगा। लेकिन ये मकसद पूरा नहीं हो पाया पूरी तरह से। दूसरा जो था कि इन सम एरिया द ज़मींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाय फाइंडिंग द लूप होल्स इन द लॉ दैट एबॉलिश इंटरमीडिएटरीज। देखो कोई भी कानून में कुछ ना कुछ कमी होता है, और इस कमी का फ़ायदा जो लोग चालाक लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, उन लोग उसको उठाते हैं। ऑब्वियसली ज़मींदार भी यही किए, उन्होंने भी जो लॉ में कमी था उस कमी को उन्होंने इस्तेमाल किया, अपने फेवर में यूज किया, और इससे अपने ज़मीन छीनने से बच गए। देखो देयर वर केसेस, ये बताया जा रहा है कि क्या क्या उन्होंने तरीका अपनाया। देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड द लैंड ओनर क्लेम्ड एक्चुअल टेलर्स। ऐसा बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलता है। जैसे पहले क्या था, ज़मींदारों के ज़मीन में कोई किसान काम करता था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो जो जिस ज़मीन में काम करते हैं वो उनके मालिक बन जाएंगे, क्योंकि हम ज़मींदारी सिस्टम हटा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उन किसानों को ज़मीन से पहले ही हटा दिया कि चलो हटो यहाँ से, अब हम खुद खेती बाड़ी करेंगे। जब ये खुद खेती बाड़ी करेंगे तो इनसे ज़मीन छीनने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था टू मेक द टिलर द ओनर ऑफ द लैंड। जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको ज़मीन का मालिक बनाना। तो अगर वो किसानों को निकाल देंगे अपने खेतों से और ख़ुद खेती बाड़ी करने लगे तो इनसे ज़मीन छीना नहीं जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ज़मींदार ने अपने ज़मीन छीनने से बचा लिया। द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म। और जो गरीब किसान थे उनको कोई फ़ायदा नहीं। मान लो ज़मीन मिला भी तो एक तरीका था ज़मीन को इम्प्रूव करने का, उसमें पैसा लगा, लेकिन गरीब किसान को इतना पैसा था ही नहीं कि वो खाने के अलावा या बाकी सारे पूरा चीज़ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के अलावा पैसा बच रहा है, जो कि पैसा वो खेती बाड़ी में लगाए। तो इससे अगर हम ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़ा ही नहीं, वो तो उतना ही रह गया। तो इस तरह से गरीब किसान जो थे, जिनको ज़मीन अगर मिला भी तो उसका फ़ायदा वो लोग नहीं उठा पाए, क्योंकि उनके पास इतना एक्स्ट्रा इनकम था ही नहीं जो इन्वेस्ट कर सके खेती बाड़ी में। और इसकी वजह से तो ये कुछ कमी था एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी के सिस्टम। तो मैंने बताया है कि दूसरा जो है हमारा लैंड सीलिंग है। दूसरा जो है लैंड सीलिंग। देखो पहला जो है लैंड रिफॉर्म के अंदर 2 पॉइंट है। अगर आपको आता है क्वेश्चन कि व्हाट डू मीन बाय लैंड रिफॉर्म और व्हाट वर द स्टेप्स टेकन अंडर लैंड रिफॉर्म, तो उसमें आपको दोनों चीज़ लिखना है। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, वो इसका मतलब क्या होता है, पर्पस, इम्पैक्ट और लिमिटेशन लिखना है, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। अब हम दूसरा जो एस्पेक्ट है लैंड रिफॉर्म का वो है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट को हम सीलिंग बोलते हैं। जैसे कि ये कमरा है, इस कमरे में हम सीलिंग फ़ैन होता है, यानी कि इस कमरे का वो लिमिट है सीलिंग। अगर मैं हाथ ऊपर करूँ तो इस सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम लिमिट। उसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जब नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में इंडिया आ गया था, उस समय उन्होंने एक और तरीका अपनाया और वो था लैंड सीलिंग। देखो इट वाज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर में बराबर लाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के हाथों में ज़मीन कंसंट्रेट ना हो। लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल। हमने गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा अगर किसी पर ज़मीन हो तो छीन लिया जाएगा। And in this way, that is maximum limit put on the holding of land. If anybody is found having more than that ceiling, then that land was taken away from them and distributed among the poor peasants. So maximum limit was put on holding of land is called land ceiling. देखो इसका पर्पस क्या था, to reduce the concentration of land ownership in the few hand. कुछ लोगों के हाथ में ज़मीन ज़्यादा ना हो, यही इसका पर्पस था। तो लैंड सीलिंग क्या होता है उसका पर्पस मैंने बताया, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन थे। हम देखते हैं 2-4 लिमिटेशन जो इसके अंदर है। सबसे पहला लिमिटेशन मतलब कि कहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, या क्या क्या लैंड सीलिंग जो था वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, उसको हम लिमिटेशन बोलते हैं। पहला तो है कि बिग जमींदार्स और बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट एंड दस डिलेड इम्प्लीमेंटेशन। देखो अगर मान लो कि कोई भी केस चल रहा है लैंड के ऊपर, तो उस समय अगर कोई भी एक पार्टी कोर्ट जाता है, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसी तरह से जब इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट लेके आए, तो लैंडलॉर्ड जो थे वो कोर्ट चले गए और कोर्ट में उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया कि जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक लैंड उनसे ना छीना जाए। दे यूज दिस डिले, तो जब कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिए तो लॉ इम्प्लीमेंट करने में डिले होने लगा। दिस
they used this delay to register their land in the name of the close relative, thus escape from the legislation. मान लो गवर्नमेंट ने बोला लैंड सीलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी के पास 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है वो छीन लिया जाएगा उनसे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो लॉ ये हो गया था, कोर्ट में स्टे ऑर्डर मिल गया था जब तक कि फैसला नहीं होता है, तो उसी बीच उन्होंने क्या किया, अपने ज़मीन को अपने रिलेटिव के नाम करवा दिया। जैसे मान लो किसी के पास 200 एकड़ ज़मीन है तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखा है कि 30 एकड़ से ज़्यादा किसी को ज़मीन को छीन लिया जाएगा। अब जो टाइम मिला उस टाइम उन्होंने क्या किया, जो टाइम पीरियड के बीच में उन्होंने कुछ ज़मीन जो है अपने भाई का नाम कर दिया, भतीजे का नाम कर दिया, अपने दूसरे रिलेटिव के नाम कर दिया और शो किया कि सबके पास 30 एकड़ से कम ही ज़मीन है, और इस तरह से उन्होंने अपने ज़मीन को छीनने से बचा लिया। उसके बाद दूसरा था कि स्टेट ऑफ केरला। अब देखो एक और चीज़ है कि केरला में और वेस्ट बंगाल में ये जो लैंड सीलिंग था प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ। इसका एक कारण है क्योंकि केरला और बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट था, और कम्युनिस्ट पार्टी इज ऑलवेज देयर फॉर द पुअर पीपल, ऑलवेज देयर फॉर द लैंडलेस लेबरर, ऑलवेज देयर फॉर द वर्किंग क्लास, हमेशा इनके लिए काम करते हैं। तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट ही था गरीब लोगों के लिए, पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ने इस लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया, और वहाँ पे ज़मीन जो है ज़मींदारों से जिसके पास ज़्यादा ज़मीन था उसको छीन के गरीबों में बांटा गया। बट बाकी स्टेट में ज़मींदार बहुत पावरफुल थे और उनका दे वर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली वेरी पावरफुल, सो दे नेवर अलाउड द लॉ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ए प्रॉपर वे। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया लाइक मध्य प्रदेश, बिहार और UP, this law could not be this act could not be properly implemented. As a result of that, farmer did not get the benefit of land ceiling. तो ये था 2 लैंड रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। इसके बाद हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सिर्फ इक्विटी नहीं लाना था, हमें स्टैग्नेशन से भी बाहर निकलना था। तो स्टैग्नेशन से बाहर निकलने के लिए जो स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया था उसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें हमें एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था। हमें लैंड से, क्योंकि लैंड का ग्रोथ, लैंड में प्रोडक्टिविटी रुक गया था। क्यों रुक गया था उसका जरूर कुछ ऑब्वियसली कुछ कारण तो होगा जिसकी वजह से रुक गया था। तो गवर्नमेंट ने दूसरा स्टेप उठाया जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब चेंज। जब भी हमने कभी भी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि लड़ाई हुआ होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट को हटा दिया होगा। ये अगर हम इसको और सिंपल वे में बोले तो उस कंट्री में चेंज हुआ। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांस में पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आया, इसलिए उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। अगर हम रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो रशिया में पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आया था, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन। उसी तरह से जब एग्रीकल्चर में कोई चेंज आया तो उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम दे दिए। रेवोल्यूशन मतलब चेंज, और ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज चेंजेस टुक प्लेस इन द एग्रीकल्चर। जैसे पहले हमारे यहाँ क्या था कि फार्मर जो थे पुराना टेक्निक यूज करते थे, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करते थे एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन बहुत कम था, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, और इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बहुत लो था। कोई फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करते थे, केमिकल फर्टिलाइज़र। तो लेकिन गवर्नमेंट ने ये सारे चीज़ को हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप उठाए, और उनका मेन मकसद ये था कि किसानों को मॉडर्न टेक्निक और इनपुट्स दिया जाए। अगर मॉडर्न इनपुट्स इन एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर, देन इफ दे स्टार्ट यूजिंग दिस थिंग, सर्टेनली इट विल अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ और प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। देखो शुरू ऐसा नहीं था कि हमने किसानों को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करी पहले से, लेकिन शुरू में जो गवर्नमेंट ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1969 में शुरू हुआ था, उससे पहले क्या गवर्नमेंट ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश नहीं करी थी। लेकिन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा गरीबी था कि सबको अगर लोन वगैरह दिया गया तो उन्होंने क्या किया, वो पैसा जो है लैंड में इन्वेस्ट नहीं किया, अपने अदर अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर गया, और उससे फ़ायदा हुआ नहीं। तो गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि ऐसा क्यों नहीं करते, हम कुछ लोगों को ही सेलेक्ट करते हैं, लेट देम यूज द मॉडर्न मेथड इंस्टेड ऑफ बेनिफिटिंग एवरी फार्मर। व्हाई नॉट वी स्टार्ट ए टारगेटेड प्रोग्राम,
और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था। गवर्नमेंट ने किसानों को अवेलेबल किया था मॉडर्न इनपुट्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटी। हालांकि ये सारी चीज़ कॉस्टली था और सब फार्मर्स को यूज़ नहीं कर पाते, सिर्फ वही फार्मर जिनके जो वेल ऑफ थे, जिनके पास पैसा था, वही सारे इनपुट्स खरीद सकते थे। और उन्होंने ख़रीदा भी और ख़रीद के इसको यूज किया। और जब ये सब यूज करने के बाद, यूज मतलब मॉडर्न इनपुट्स जो केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, HYV सीड्स हो गया, तो फार्मर ने जब यूज़ किया तो उनका प्रोडक्शन इंक्रीज बाई मेनी टाइम। जैसे मान लो कि पहले 500 kg होता था प्रोडक्शन किसी एक यूनिट ऑफ लैंड में, ट्रेडिशनल सीड्स की वजह से, मैन्यूर की वजह से यूज करते होंगे, ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे, तो 500 kg होता था। जब इन्होंने मॉडर्न इनपुट्स यूज किया, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़, तो प्रोडक्शन 500 से 5000 किलो हो गया। सो दिस इज कॉल्ड सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। इसको हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा गुना फूड ग्रेन बढ़ गया। और दिस इंक्रीज इन द फूड ग्रेन इज टर्म्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। खेती बाड़ी में चेंजेज आया। किस तरह का चेंज? पॉजिटिव चेंज आया, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। सो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इंक्रीज इन द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द, बहुत ज़्यादा इंक्रीज, सब्सटेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, chemical fertilizer, pesticide, insecticides, irrigation facility, and which led to tremendous increase in the food production in India. And this is termed as Green Revolution. It started in 1969. अब देखो हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि refers to the large increase in the production of food grain due to use of HYV seeds, especially for the wheat and rice. ये हम पढ़ेंगे आगे, ये लिमिटेशन में आता है कि हमने ये जो HYV सीड्स था ना, वो सिर्फ राइस और वीट में था, बाकी सारी चीज़ों में नहीं था। और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों में HYV सीड डेवलप नहीं हुआ था उस समय। द यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। दीज इनपुट्स नीड टू बी यूज इन करेक्ट प्रोपोर्शन। और जब इसको यूज हुआ तो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ने को ही हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो व्हाई इट वाज इम्प्लीमेंटेड। अब सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमने क्यों शुरू किया था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर वाज वेरी लो ड्यू टू द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था, पहले टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए, इनपुट जो थे वो ट्रेडिशनल थे, सीड्स वगैरह ट्रेडिशनल थे, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी पर लेबर एज वेल एज प्रोडक्टिविटी पर लैंड एरिया वाज वेरी लो। मोर ओवर इंडियन फार्मर डिपेंड ऑन मानसून फॉर वाटर। आपको पता है कि इंडिया में किसान जो है इरिगेशन पर डिपेंड नहीं करते थे पहले। मानसून मतलब बारिश। मानसून एक विंड है, वेन एवर इट कम्स इट ब्रिंग रेनफॉल। वेनेवर नहीं आता है, इट कम्स ओनली इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, और उस समय बारिश होता है और किसान वेट करते हैं जब मानसून आएगा तो खेती बाड़ी करेंगे। मानसून तो एक बार ही आएगा, उसके बाद यानी कि एक ही खेती कर पाते होंगे उन लोग। तो अगर हम 2 खेती करना है, 3 खेती करना है, तो हमें पानी आर्टिफिशियली खेतों तक पहुँचाना पड़ेगा, तो इरीगेशन फैसिलिटी शुरू किया गया। इफ मानसून फेल्ड देन द फार्मर्स हैड टू फेस प्रॉब्लम अंटिल दे हैड एक्सेस टू इरीगेशन। ठीक है, सो मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन वाज इम्प्लीमेंटेड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो यही था मेन मकसद हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में शुरू करने का, जिससे कि हम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग है उससे निकल आए और एक नया मेथड ऑफ फार्मिंग डेवलप करें, जिससे कि हम वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन सब्सटेंशियली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी के अंदर आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। इसका बेनिफिट क्या था? कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ये तो हमें पता है। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब वही होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ना। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन एनेबल इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन।
वी नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी अदर नेशन फॉर मीटिंग आवर फूड रिक्वायरमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था। इंडिया में more than 75% people engage in agriculture. In spite of this fact, India was not producing enough to feed their population, their people. हालांकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री था, 75% लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे, तभी भी वो इतना नहीं उगा पाते थे कि अपने लोगों को खिला पाएँ। ये तो गलत बात है ना कि इतने सारे लोग कोई काम में लगे हुए फिर भी इतना क्यों ऐसा था? क्योंकि हमारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन अच्छा नहीं था, मॉडर्न मेथड नहीं था। हम पुराना सीड्स यूज़ करते थे, उसके बाद ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, नॉर्मल सीड्स ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, तो ये सब कमी था, इसकी वजह से प्रोडक्शन कम था। तो लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमें अब बाहर से फूड मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमें तो बहुत फूड था, राइस वीट इतना था कि हमें कोई दिक्कत नहीं था किसी भी तरह। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट as far as the food is concerned and we don't have to import food from foreign country। उसके बाद ये तो एक एडवांटेज है कि सेल्फ सफिशिएंसी हो गया। दूसरा, इन सम एरिया जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज, तो मैंने एक बता दिया कि पहला जो था सेल्फ सफिशिएंसी हो गया था। दूसरा जो है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन देयर वाज मार्केटेड सरप्लस, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर्स। Hence, there was increase in the supply of wheat and rice in the market. Consequently, the price fell. Now, the poor people could easily have an access to food at cheaper rate। देखो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो इसमें यह है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में तो प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ने से मान लो एक किसान है, उसका 500 kg प्रोडक्शन हो रहा है और उसे घर को चलाने के लिए एक साल के लिए सिर्फ 200 kg चाहिए, तो बाकी 300 kg तो एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको ये एक्स्ट्रा क्या करेगा? अपने पास तो रखेगा नहीं, ही विल गो एंड सेल इन द मार्केट में जाकर बेच देगा। सो ये एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट था उसको हम बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस, जो कि मार्केट में ले जाके बेचा जाने लगा। तो इस तरह से सिर्फ एक किसान ने, बहुत सारे किसानों के पास एक्स्ट्रा व्हीट एंड राइस हो गया, सो दे स्टार्टेड टेकिंग इनटू मार्केट। जब मार्केट में सप्लाई बढ़ गया तो क्या हो गया? प्राइस पहले से कम हो जाएगा। और इस तरह से एसेंशियल कमोडिटीज व्हीट और राइस का जो प्राइस था मार्केट में कम होना शुरू हो गया, बिकॉज सप्लाई ऑफ दीज प्रोडक्ट इंक्रीज इन द मार्केट। तो जो गरीब लोग थे पहले, जो कि नहीं खरीद पाते थे सफिशिएंट क्वांटिटी में बिकॉज ऑफ हाई प्राइस, नाउ इवन दे कुड ऑल्सो बाई इट, अब वो भी खरीद सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है नहीं कि गरीब लोगों को भी खाना मिलना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि पहले ये सारी चीज़ महंगे होते थे, सप्लाई उतना मार्केट में होता नहीं था, जो भी उगता था कंज्यूमर फार्मर जो थे खुद कंज्यूम कर जाते थे। लेकिन अब सरप्लस होने लगा और वो सरप्लस अपने पास तो रखेंगे नहीं, मार्केट में लेके बेचने लगे। मार्केट में जब सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस कम हो गया। जब प्राइस कम हुआ तो ऑब्वियसली जो गरीब लोग थे जो पहले नहीं खरीद पाते थे वो खरीदना शुरू कर दिए। और जो नेक्स्ट एडवांटेज है इसका, द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो एनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्यूर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन टू बिल्ड ए स्टॉक विच कुड बी यूज एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज। देखो बफर स्टॉक इसको बोलते हैं। बफर स्टॉक मतलब गवर्नमेंट खरीदता है, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा फूड था उसको, एक्स्ट्रा व्हीट एंड राइस था, खरीद के अपने गोदामों में रखना शुरू कर दिया और इस तरह से गवर्नमेंट का सफिशिएंट स्टॉक था। इस स्टॉक को हम बफर स्टॉक बोलते हैं। और गवर्नमेंट इसको अगर मान लो कभी सूखा पड़ता है, कभी शॉर्टेज होता है फूड का, व्हीट एंड राइस का, तो उस समय इस सारे बफर स्टॉक को निकाल के मार्केट में ला सकता है या गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट या एट बहुत मिनिमम प्राइस पे बेच सकता है। तो इससे एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फेमाइन वगैरह, उस समय हम इस बफर स्टॉक को यूज कर सकते हैं और इंडिया में लोगों को मरने से रोका जा सकता है, लोगों को स्टारवेशन से रोका जा सकता है। तो ये एक एडवांटेज था ग्रीन रेवोल्यूशन होने की वजह से। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांटेज था। ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर। देखो हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमें ये याद रखना है कि ये जो इनपुट्स थे, जैसे HYB सीड्स हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, ये सारे महंगे थे, कोई आसान नहीं था गरीब फार्मरों को खरीदने के लिए। सारे फार्मर इंडिया में इतने महंगे सीड्स या इनपुट्स खरीद नहीं पाते थे या खरीद नहीं सकते थे उस समय। तो कुछ लोगों ने यूज़ किया जिसका ऑलरेडी प्रॉस्परस फार्मर थे,
स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ के फार्मर थोड़ा कुछ रिच थे। उन्होंने ये सारी चीज़ मार्केट से खरीदा और यूज़ किया, और इन्हीं स्टेट में या इन्हीं फार्मरों का इनकम बढ़ा बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत सारे फार्मर का इनकम वैसे का वैसे ही रह गया। इससे क्या हुआ कि जिनका फार्मर का इनकम बढ़ा वो आगे बढ़, दे बिकम प्रॉस्परस, और जिनका इनकम नहीं बढ़ा वो वैसे के वैसे ही रह गए। और इस तरह से गैप बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर इंक्रीज्ड। जो अमीर और गरीब फार्मर थे इनका गैप बढ़ता गया, और ये अच्छा बात नहीं था उस समय। सेकेंड जो इसका लिमिटेशन था, मोर ओवर द HYB सीड्स वर ऑल्सो लाइकली टू बी अटैक्ड बाई पेस्ट, एंड स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इफ दे वर, अगर पेस्ट अटैक करते हैं तो उसके ऊपर। जैसे क्या था ना कि HYB सीड्स मतलब जो होता है कि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। आमतौर पे ट्रेडिशनल सीड्स जो थे उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन जो HYB सीड्स होता है उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। हो सकता है शायद वो बेटर उनको अच्छा लगता हो कीड़ों को, तो बहुत ज़्यादा कीड़ा लगते हैं। अगर आप HYB सीड्स यूज करते हो, एक फार्मर यूज करता है उसे, तो उसे उसके साथ पेस्टिसाइड भी यूज करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड भी यूज करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करना पड़ेगा। अब देखो कितना महंगा हो जाता है। और सिर्फ अगर कोई फार्मर मान लो कि थोड़ा पैसा है तो HYB सीड्स खरीद लिया, बट वो सफिशिएंट नहीं था, उसके साथ और भी कॉस्टली इनपुट्स हमें खरीदना पड़ेगा, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, तभी जाकर हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन था कि यू हैव टू बाय द एंटायर इनपुट, देन ओनली यू कैन मैनेज टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू द व्हीट एंड राइस, इट डिड नॉट स्प्रेड टू अदर क्रॉप्स। ये भी एक लिमिटेशन है। क्यों? सारे क्रॉप्स में होना चाहिए था ना, क्यों सिर्फ व्हीट एंड राइस में था? अगर हम कमी निकाल रहे हैं तो ये भी एक कमी है। और सबसे लास्ट में है, ओनली फ्यू स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश गॉट द बेनिफिट। क्यों? इंडिया में 5 ही स्टेट हैं, और भी तो स्टेट हैं, वहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं पहुँचा, क्योंकि किसान जो थे इन स्टेटों के उतना प्रॉस्परस नहीं थे, उतना धनी नहीं थे कि ये सारे इनपुट्स खरीद पाए और अपने खेतों में लगा पाए। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा सब जगह नहीं पहुँचा। ये सारे कुछ लिमिटेशन हैं जो कि हमने देखा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। ओके, थैंक यू।